बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपका सारजन इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। तो बेटा हम 10th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो यूनिट 2 शुरू किया हुआ है, उसके पहले 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो अब हम तीसरे न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है वो रीड करेंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी हवा में आवाज़ की जो रफ्तार है वो 330 मीटर पर सेकंड 330 मीटर पर सेकंड है। जबकि आवाज़ की जो वेवलेंथ है वो कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी वेवलेंथ हो गई, स्पीड भी हो गई। तो मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। और ये भी बताना है कि इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, यानी ये भी बताना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। तो ये भी हमने मालूम करना है जी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डाटा बनाना है। तो डाटा उसने बताया था कि हवा में जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो 330 मीटर पर सेकंड है, जबकि उसकी वेवलेंथ जिसकी सिंबल लैम्डा होती है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये बेस यूनिट नहीं है, हमने इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 पर डिवाइड किया तो 0.05 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और ये भी बताना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है। ऑडिबल का तो आपको पता ही होगा, वो आवाज़ है जो हमारे कानों को सुनाई दे। तो आपको पता है उसकी रेंज का भी पता होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में कोई निकलेगी तो वो हमारे लिए ऑडिबल होगी और वो आवाज़ हमें सुनाई दे देगी। तो देखते हैं कि वाकई वो निकलती है या नहीं निकलती। तो फार्मूला है V = F लैम्डा। अब हमने इसमें से F मालूम करना है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो F = V लैम्डा। तो V आपके पास है बेटा 330 और लैम्डा हम बना के आए हुए हैं 0.05 मीटर जी। तो जब हमने 330 को 0.05 पे हमने डिवाइड किया तो 6600 निकल आई। ठीक है ना जी, हर्ट्ज। तो बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी जो है बुक में आंसर दिया हुआ, ये देख लें, उसने पावर में दिया हुआ है। जब पावर में कन्वर्ट करना तो पॉइंट एंड में होता है, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट को 1 डिजिट के बाद आते हैं। तो देख लीजिएगा 1, 2 और ये 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.6 मल्टीप्लाई 3 हर्ट्ज आ गया जी। तो अब आपको जो ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी है वो बेटा मैंने जैसे बोला 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो ये तो माना 20 हर्ट्ज से तो बड़ी है, हमने अभी देखा था। अगर इस तरह देखें तो ये तकरीबन 6600 के से है के करीब है, 6000 प्लस है। तो ये 20 हर्ट्ज से बड़ी है। तो हम भी आंसर में लिख देंगे कि वाकई ये हमारे लिए ऑडिबल है, तो यस का लफ्ज लिख देंगे। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया है। अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो 4 न्यूमेरिकल है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट। जब आप डॉक्टर के पास गए तो उसने आपके दिल की धड़कन चेक की स्टेथोस्कोप से, तो वो पल्स से चेक की, तो वो 72 हार्ट बीट निकली 1 मिनट के अंदर। तो समझ लें कि आप बाकी यंग भी हैं और ठीक भी हैं, दुरुस्त हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट नॉर्मल आदमी की होती है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है एंड पीरियड और टाइम पीरियड भी मालूम करना है। तो ये हमारा सवाल है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो बेटा अब हम आपके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया था, तो हमने देखा था कि हार्ट बीट की तादाद थी हमारी 72 और टाइम लगा था 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने 60 सेकंड को तो बेस यूनिट है कन्वर्ट कर दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी और टाइम पीरियड जो है वो हमने मालूम करना था। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F = लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम t। तो हार्ट बीट है आपके पास बेटा 72 और टाइम आपका लगा था 60 सेकंड। जब हमने 72 को 60 पे डिवाइड किया, तो मैं 72 को 60 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.2 हर्ट्ज। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1.2 हर्ट्ज। अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो उसका भी सिंपल सा फार्मूला है
कि टी इज इक्वल टू 1/f। तो 1/, फ्रीक्वेंसी हम निकाल के आए हैं 1.2 जी। तो जब हमने 1 को 1.2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.83 सेकंड। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। अब मैरीन सर्वे शिप एक समुद्र का सर्वे करने वाला जहाज है, यानी वो सर्वे करने वाला जहाज बताता है कि समुद्र कितना गहरा है या समुद्र के अंदर चट्टानें कैसी हैं, ये वो समुद्र की तह में क्या कुछ पाया जाता है, उसे कहते हैं मैरीन सर्वे शिप। साउंड वेव स्टे टू द सी बेड, वो जहाज अपने सतह से नीचे समुद्र की तह में अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है। इट रिसीव इको 1.5 सेकंड लेटर, वो जो अल्ट्रासाउंड वेव जा रही हैं वो तकरीबन 1.5 सेकंड के बाद समुद्र की तह से टकराकर वापस आ रही है। जबकि समुद्र के पानी में आवाज़ की जो रफ्तार होती है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र कितना गहरा है। तो ये आज का सवाल है, इसको पहले हम समझेंगे भी, डाटा भी बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे जी। तो बेटा ये देखें, मैंने एक सर्वे शिप, ये बैरी जहाज बनाया जो सर्वे कर रहा है समुद्र। ये पूरा मैंने समुद्र बना दिया है, ये सी बेड बना दिए, ये समुद्र की तह है, ये सारा पानी भर दिया है। तो यहाँ से ये अल्ट्रासाउंड वेव जा रही हैं, समुद्र की सतह से टकराकर वापस आ रही हैं। तो जाने में और आने में जो कुल टाइम लगा उसे कहते हैं इको टाइम, वो है 1.5 सेकंड। तो हमें 1.5 सेकंड नहीं चाहिए, हमें चूँकि गहराई मापनी है यहाँ से यहाँ तक, तो डेप्थ मापने के लिए हमें सिर्फ एक तरफा टाइम चाहिए। तो इसलिए हम इस इको टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो टाइम आएगा वो गहराई मापने के लिए आ जाएगा। तो आइए हम अब डाटा की तरफ चलते हैं जी। तो ये हमारा डाटा लिखा हुआ है कि इको टाइम हमने 1.5 सेकंड देखा था कि वो बैरी जहाज से गई थी, टकराकर वापस आ गई थी। तो हमें एक तरफा टाइम चाहिए, तो हमें 2 पे डिवाइड किया तो 0.575 सेकंड आ गया। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो आवाज़ की रफ्तार है या अल्ट्रासाउंड की रफ्तार है वो 1500 मीटर पर सेकंड है जी। तो ये आवाज़ की रफ्तार है। डेप्थ मालूम करनी है, तो डेप्थ मालूम करने का फार्मूला H इज इक्वल टू VT होता है। S भी बोल देते हैं, H भी बोल देते हैं। तो V आपके पास है 1500 और टाइम आपके पास है 1.5 सेकंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जब हमने 1125, तो इतनी गहराई जो निकली समुद्र की। तो ये बेटा हमारा सवाल हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन 11.6 की तरफ जो है वो मूव करेंगे जी। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने लगे हैं। तो ये देख लें कि स्टूडेंट क्लैप हर हैंड, बच्चा है जो तालियां बजा रहा है नियर अ क्लिफ, पहाड़ के सामने खड़ा होकर। एंड हेयर इको आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद उसको अपनी इको सुनाई देती है। आपने भी देखा होगा जब हम बड़ी इमारत के सामने खड़े होकर ऊंचा ऊंचा बोलते हैं या तालियां बजाते हैं तो ऐसे लगता है सामने कोई जिन खड़ा हमारी नकलें कर रहा है, वो भी हमारी तरह तालियां बजती हैं। इको कहते हैं इसे कि अपनी ही आवाज़ को दोबारा सुनना है। तो 5 सेकंड बाद उसको अपनी तालियों की आवाज़ पहाड़ के सामने दोबारा सुनाई देगी। व्हाट डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, उस पहाड़ी का तालब इल्म से कितना फासला है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन 346 मीटर पर सेकंड, अगर आवाज़ की रफ्तार हवा के अंदर 346 मीटर पर सेकंड हो तो कितनी देर के बाद जो है ना वो तालियों की आवाज़ सुनाई देगी, या फासला कितना है जी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये मैंने डाटा बना दिया है। इको टाइम था 5 सेकंड, यानी मैंने जैसे ऐसे ताली बजाऊंगा ना तो 5 सेकंड बाद सामने दीवार से आवाज़ टकराकर मेरे पास आएगी। तो दीवार का और मेरा फासला कितना, यूँ समझ लें। तो इको टाइम के लिए तो हमें आधा टाइम चाहिए ना सिर्फ जानने का, फासला एक साइड का होता है। तो 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 सेकंड आया। हवा में आवाज़ की रफ्तार 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। तो V आपके पास है 346 मीटर पर सेकंड और टाइम हमने निकाला हुआ 2.5। तो जब हम 346 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 मीटर फासला निकल आएगा। तो जो सामने वाली पहाड़ी है वो तकरीबन 865 मीटर जो है वो दूर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे।